नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ हमारे नए कार्यक्रम को लेकर। और इस बार हमारा विषय है ऑस्ट्रेलिया, क्यों जाना चाहते हैं भारतीय? और इसलिए आज हमने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपसे बातचीत करें। तो हमने इसमें आज हमारे 2 मेहमान, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर ब्रिस्बेन, जहाँ से हमने विनीत अग्रवाल जी को, और एडिलेड दूसरा शहर जहां से हमने एना रॉकफोर्ड को अपने कार्यक्रम में बुलाया है। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से। जी नमस्कार। और एना जी, हम कार्यक्रम को थोड़ा सा हल्के उसमें शुरू करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप का ऑस्ट्रेलिया कब और कैसे आना हुआ, आप वहां क्या करती हैं, और थोड़ा सा ब्रीफली अपने परिवार के बारे में बताएं। 2006 में हम आए थे यहाँ पर और स्पाउसल वीजा पे आए थे हम। मेरा हस्बैंड यहीं का है, ऑस्ट्रेलियन, और मेरा एक बड़ा भाई है जो इंडिया में ही है और एक भतीजा है इंडिया में। ओके ओके, आप क्या करते हैं वहां पर? मैं हाउसवाइफ हूँ अभी। ओके ओके, ठीक है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आना था? ऑस्ट्रेलिया मेन कारण तो यही है, मेरा हस्बैंड ऑस्ट्रेलियन है। ओके। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही माने ब्यूटीफुल कंट्री तो है ही है। Australia is a really, it's a different experience. Right. हम्म, You get to learn money a lot more when you come here. A हम्म, lot more. Okay. There's like a whole world of money, क्या बोले, knowledge. तो विनीत जी, आप अपने This बारे is में both थोड़ा country सा actually. बताएं। जी विजय जी, तो मैं ऑस्ट्रेलिया 2007 में आया था। जी। उस टाइम पे मैं ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ। जी। तो इंडिया में मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे, तो मुझे बस वो जॉब पसंद नहीं थी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है, एंड आई थिंक द इजीएस्ट वे टू ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट जॉब यू आर डूइंग इज डूइंग एन एमबीए, जिसमें मतलब कोई फील्ड नहीं होती है स्पेसिफिकली। तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे एमबीए करने के लिए आया था। जी। कारण देखिए, उस टाइम पे करीब 25 साल में मुझे नहीं लगता कोई इतना कारण सोचता है कि कौन सी कंट्री में जाएं। देयर वर लाइक फ्यू ऑप्शंस। आई वाज लुकिंग एट यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड आई डोंट नो, मे बी इट वाज जस्ट द ब्यूटी दैट अट्रैक्टेड मी फॉर ऑस्ट्रेलिया। पर मैंने शायद इतना उस टाइम पे रिसर्च नहीं करा जितना किसी को दूसरी कंट्री में जाने के लिए कर लेना चाहिए। पर मैं खुश हूँ कि वो डिसीजन ठीक रहा। ठीक तो है। विनीत जी, ये बताइए कि आप जब इमिग्रेंट्स हैं, हम सब इमिग्रेंट्स हैं, मैं भी हूँ, राजीव जी भी हैं, क्या रहता है उसके पीछे, मूल उद्देश्य क्या रहता है? पैसा, या दिल्ली की या देश की भीड़ भाड़ से बचना, या एक थ्रिल है बस कि बाहर जाकर नई दुनिया को देखना? देखिए, सबका मेरे ख्याल से अपना अपना निजी कारण होता है। जैसे ऐना जी ने बताया, उनका कोई और कारण था। किसी का स्टडीज के लिए होता है, किसी का पैसा भी होता है, और किसी का शायद ये भी होता है करियर कि भी होता है। हाँ, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रीजन होता है। आई थिंक आप लोगों का यूएसए में शायद ज्यादा माइग्रेशन होता है, वो मेरे ख्याल से करियर पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक अगर किसी को आना चाहिए तो वो लाइफस्टाइल के लिए आना चाहिए। और एजुकेशन, देखिए, Education, एजुकेशन तो ये opportunity. सब डेवलप कंट्रीज में compete करती हैं। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, मेरे ख्याल से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, तो ये थोड़ा सा फर्स्ट फेवर होता है। यूएस मेरे ख्याल से इंडिया की जो क्रीम होती है वो यूएस को मैंने देखा है ज़्यादा प्रेफर करती है। लेकिन रेजिडेंसी के हिसाब से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये थोड़े से इजी होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे माइग्रेट होना है या सेटलमेंट के लिए आना है, तो आई थिंक ये कंट्रीज थोड़ी सी आपके लिए ज़्यादा वेलकमिंग हो जाती हैं। ओके ओके।
अच्छा, ऐना जी, आपको लगभग 20 साल हो गए हैं वहां पर रहते हुए और आप हाउस वाइफ हैं, तो मुझे लगता है कि आप इंडियन कम्युनिटी से काफी टच में भी आती होंगी। तो आपका अगर वहाँ इंडियन लोगों से, खासकर स्टूडेंट्स के साथ अगर इंटरेक्शन रहता है, तो आप बताएंगे कि वहाँ के बच्चे, हमारे भारत के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में एडजस्ट होने में कितना टाइम लेते हैं, वो कैसा बिहेवियर रखते हैं, वो अपने करियर को लेकर और शिक्षा को लेकर फोकस्ड रहते हैं या नहीं रहते, या वो फिर दूसरे गलत कामों में पड़ जाते हैं, और उनके लिए वहाँ के माहौल में ढलना कितना आसान या मुश्किल होता है? देखिए, ये तो इंडिविजुअल चॉइस होता है। दिस इज एक्चुअली एन इंडिविजुअल चॉइस। हम्म, There are a lot of people from India. I mean, I have a lot of friends who are nurses and doctors as well. So the thing is that they really focus. They actually come here because they want to do something. They want to make something of themselves, right? तो ऐसा बहुत माने जो यंगर जनरेशन, जो अभी हम लोग का जो यंगर जनरेशन है, वो लोग यहाँ पर आते हैं तो शुरू में वो लोग बहुत सीरियस होते हैं, लाइक दे रियली गुड इन लाइक फोकस ऑन द स्टडीज, बट अ लॉट ऑफ देम वो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, आई एम नॉट इन इंडिया, आई एम अब्रॉड, माय पेरेंट्स आर नॉट हियर, वी आर फ्री। तो वो लोग बहुत माने गलत रास्ते पे जाते हैं। द थिंग इज दैट माने वो लोग, और बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना मैंने जो देखा है, स्पेशली पेरेंट्स, माने जो स्टूडेंट लोग का पेरेंट्स वेल प्लेस्ड इन लाइफ जो है, वो लोग ज्यादा माने इरिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक वेयर द स्टडीज आर, वो लोग they go out, they go to casinos, they're drinking a lot, they level of respect, money, because especially we Indians, we have been brought up how like to respect our parents, respect elders. ये तो money, it's in our blood. But now this generation, a lot of them, they just think that no, we've come to Australia, we're in a foreign country, we don't care, we'll do what we want. ओके ओके। विनीत जी, आप So- तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एस्ट्रोचर जो है उसके चेयरपर्सन भी हैं और भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़े भी हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। बताइए कैसा जीवन है, किस तरह से नए स्टूडेंट्स को अडेप्ट करना पड़ता है? अन्ना जी ने बताया कि बच्चों में कुछ नई नई आदतें आ रही हैं, पर वो तो मुझे लगता है भारत में भी आने लगी हैं, और 25-30 साल में भारत काफी बदला है अगर हम यंगर जनरेशन की आदतों की बात करें। तो कुल मिला के इकोनॉमी, पैसा, लोगों का रहन सहन किस तरह का है, कैसा जीवन है? देखिए, मैं अपने वही पहले वाले पॉइंट पे आऊँगा और मेरे ख्याल से उसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट करता हूँ। जब मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया मेनली लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है, तो इसमें और भारत से अगर आप विनीत जी, लाइफस्टाइल को डिफाइन कीजिए प्लीज। लाइफस्टाइल जब आप कहते हैं तो क्या है? मैं वहीं पे जा रहा हूँ विजय जी। जी। तो जैसे एक तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट होती है। तो जब आप जॉब और करियर में जा रहे होते हैं तो सभी लोग अपनी पर्सनल लाइफ को वैल्यू भी करते हैं और बाकी लोग भी उस आपके पर्सनल स्पेस को, आपकी पर्सनल लाइफ को वैल्यू देते हैं। अब आप ऑस्ट्रेलिया के इंडेक्स को देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज का इंडेक्स आता है उसमें मोस्ट लिवेबल सिटीज जो हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की 5 लार्जेस्ट सिटीज हैं और
पांचों लार्जेस्ट सिटीज टॉप 20 में फिगर आउट करती हैं फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। आप किसी भी साल का पकड़ के देख लीजिए। आप अगर देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, ऑस्ट्रेलिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन लाइक 83-85 ईयर्स कुछ करके है, विच इज इवन ग्रेटर देन यूएस यूके। कंपेयर टू इंडिया देखोगे कि शायद 63-67 करके उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और उसमें क्या मेजर रीजन आ जाता है कि आपका क्लीन एनवायरनमेंट और आपका हेल्थ केयर सिस्टम आ जाता है उसके अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं कि जो ब्यूटी एस्पेक्ट है, और अगर आपको शौक है ट्रैवल करने का, तो यहाँ पे मतलब जो बीचेस हैं, कोस्टल लाइफ है, आई थिंक इट्स बियॉन्ड ब्यूटीफुल, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट अगर आप डेवलप कंट्रीज में जा रहे हो तो आई थिंक इफ यू हैव अ जॉब, तो जनरली पैसा आपके पास होता है। तो आपकी जो मिनिमम बेस सैलरी होती है, ऑस्ट्रेलिया की बेस सैलरी इज हायर देन यूएस की बेस सैलरी। तो अगर आप सिर्फ बेसिक सैलरी पे भी काम कर रहे हैं, देन आल्सो यू आर लिविंग अ गुड एनफ लाइफस्टाइल। अच्छा, विनीत जी, ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से हायर देन यूएस है वो। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में $23 है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेस सैलरी। यूएस में अब $20 है। आपका और हमारा जो डॉलर है उसका भी मेरे ख्याल में 1.68 का कन्वर्जन रेट होगा या थोड़ा ज्यादा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस में बेस सैलरी कम है, ऐसा तो गलत हो जाएगा कहना। चलिए, तो अभी आपकी इंक्रीज हुई होगी फिर मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम में, क्योंकि पहले तो जी। बहुत फर्क होता था। अच्छा, अच्छा, जब हमारी शायद $16-18 होती थी, तो उस टाइम पे आपकी जी, बहुत कम होती थी। जी, जी। हाँ जी। अच्छा विनीत जी, लाइफ टाइप के बारे में विजय जी ने पूछा। मेरा सवाल आपसे अलग है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स इंडिया से अपने बच्चों को भेजने की चाह रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो अपने बच्चे को भेजते हैं, एक तो फीस वगैरह हो गई, हॉस्टल का खर्चा हो गया, और फिर बाकी खर्चे हो गए। तो अगर खर्चों की हम बात करें, तो मतलब उनको मिनिमम खर्चों को लेकर कितना पैसा चाहिए होता है फीस के अलावा? अगर हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें, तो उसके ऊपर क्या आप, चूंकि आप भी 15-20 साल से रह रहे हैं, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं हमारे इंडियन जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, कि भाई उनको कैसे इस सबको एडजस्ट करना चाहिए? हाउ मच मनी दे शुड मैनेज, कीप इन माइंड कि हाँ भाई इतना जरूरी है और इतना हमें चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा रीजनेबल लाइफस्टाइल रखोगे तो शायद 1500 to 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर मंथ फीस के अलावा शुड बी सफिशिएंट एनफ। ओके। और वहां पर हॉस्टल ज्यादा सस्ता पड़ता है या प्राइवेट फ्लैट लेना ठीक रहता है? और ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, महंगी है, सस्ती है, और कैसी है? मेरे ख्याल से हॉस्टल शायद ज़्यादा महंगे पड़ेंगे अगर आप इन कैंपस यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं। तो आई थिंक सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये ऑफर भी नहीं करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी छोटी हैं। जैसे मैंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी से किया था, तो वहाँ पे इन कैंपस अवेलेबिलिटी थी, बट जितना मेरी मेमोरी में है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी अगर आप प्राइवेट बाहर लेते हो कहीं पे। ट्रांसपोर्टेशन का देखिए, ट्रांसपोर्टेशन वैसे तो कॉस्टली है, ऑस्ट्रेलिया में सभी कुछ कॉस्टली है। अभी रिसेंटली क्वींसलैंड में, ब्रिस्बेन में जहाँ पे मैं हूँ, उन्होंने एक्सट्रीमली रेट रिडक्शन किया है ट्रांसपोर्टेशन में। अगर आप यूएस से कंपेयर करोगे तो एक ट्रिप आप लोगे 50 सेंट्स में आप एक ट्रिप ले सकते हो। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि $4 और $5 पर ट्रिप होती थी। तो अभी ये रिसेंटली 2-3 वीक्स हुए हैं शायद इस चीज को, और गवर्नमेंट ने कहा है कि दिस विल बी अ परमानेंट थिंग नाउ।
So which has significantly reduced the transport expenses, जो कि आई थिंक लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है शायद अलग स्टेट जो है वो शायद इस चीज को कंसिडर करें, बट उसका कोई पक्का नहीं है। अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव है यहाँ पे। ओके ओके। तो मैं एमए जी ये बताइए, आप तो भारतीय समाज को भी देखा है आपने, और आपने बताया कि आप मैरिड हैं एक ऑस्ट्रेलियन से। कितना कठिन होता है किसी स्त्री के लिए एक पराई संस्कृति में पले बड़े आदमी के साथ विवाहित संबंधों में रहना? कितना एडजस्ट करना पड़ता है, कितना बदलना पड़ता है अपने आप को? मेरे लिए सबसे मुश्किल था जो इंडिया छोड़ के यहाँ आने। माने that was the biggest challenge to leave my country and come here. Right. But challenges तो होते, it is माने चैलेंज तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके न्यू सोसाइटी में एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर जब हम आए थे यहाँ पर व्हेन 2006 में, अभी भी वही मतलब the same mindset of a lot of Australians is, oh, you married an Australian because India is a poor country, so you came, so you choose to marry an Australian, money, so that you'll have, you know, a better life and stuff. But उन लोग का खाना बहुत अलग है हम लोग से, हम लोग का इंडियन का खाना से बहुत ही डिफरेंट है। उन लोग का कल्चर डिफरेंट है। फिर मेरा प्लस पॉइंट ये था that I speak fluent English. राइट। एना जी मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा था, पर्टिकुलरली हमारे जो स्त्रियां हमारे प्रोग्राम को देखती हैं, मैं उनके लिए ये सोच रहा था। देखिए, जब हम अपने ही देश के किसी व्यक्ति से विवाह करते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो एक मेमोरी जो है, जो हजारों साल से उस समाज में रहते हुए हमारे दिमाग में रहती है। यानी अगर मैं अपनी वाइफ को देखता हूं तो बिना शब्द बोले भी वो समझती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए या क्या जरूरत है या मैं क्या सोच रहा हूँ। जब आप किसी विदेश की स्त्री से या पुरुष से विवाह करते हैं तो ये जो संबंध है, ये जो इमोशनल लेवल पे या मेंटल लेवल पे हम कहें, वो बाधित तो होता है नहीं। तो उस बाधा को एक नारी के रूप में, एक स्त्री के रूप में क्या करना पड़ता है? किस तरह से समझ पाते हैं आप उन सब संबंधों को निभाने के लिए, जो भारत में बिल्कुल सरल है लड़कियों के लिए, कि एक पुरुष है, भारतीय है, वो भाषा जानता है, वो संबंधों को जानता है, खाना एक है, पीना एक है, सोना एक है। तो उस सब के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता था। मेरा किस्मत अच्छा है कि मेरा हस्बैंड, राइट, उसका फेवरेट खाना है इंडियन। तो और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है। माने आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि बहुत से लोग बोल रहे कि the two of you are literally like you're a really good couple, you're made for each other. क्योंकि I'm one of the lucky ones, I think, to get a good husband. ठीक है, बट ये भी है कि एडजस्ट तो बहुत करना पड़ा when I first came here, especially mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, क्योंकि मेरा हस्बैंड का तो बहुत ही बड़ा फैमिली है, 11 of them. तो मेरा मदर-इन-लॉ तो वो इंग्लिश, शी इज फ्रॉम इंग्लैंड। वो तो एकदम माने ना अदरक ना लहसुन ना माने कुछ नहीं, माने उबला हुआ सब्जी का अलावा कुछ नहीं खाते थे।
तो जब वो यहाँ पर हमसे मिलने आते थे, शुड दे से, "ओह, जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफी।" नहीं, मेरे लिए 1 कप चाय बस वही बहुत है। तो तो वो जो मतलब वो जो ट्रेडिशनल सास-बहू के संबंध हैं, वो भारत से यहाँ तक भी आ गए हैं, मुझे लगता है। तो अच्छा, चलिए एक बात और है विनीत विनीत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जी, विजय जी, जी। जी। विनीत जी, ये बताइए कि अब जैसे काफी देश रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं इमिग्रेशन पर, और लोगों का इन्फ्लो इतना ज्यादा हो रहा है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ रहा है, और जॉब्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है, और कल्चर के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्योंकि इंडियंस तो बहुत पॉपुलेशन है और हमारा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड, तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स बाहर भेजना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत कंपटीशन है अच्छी एजुकेशन पाने के लिए भी और जॉब्स के लिए भी। तो क्या ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट भी इंडियंस के लिए, अगर मैं सिर्फ इंडियंस की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, या उन्होंने कुछ कैपिंग करी है कि भाई इससे ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, या नौकरियों को लेकर ऐसा कर दिया है कि भाई ऑस्ट्रेलियंस को वो प्रेफर करेंगे? थोड़ा इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? देखो, वीजा से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं रिसेंटली। डिटेल मेरी नॉलेज में नहीं है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। वो स्पेसिफिकली किसी कंट्री से रिलेटेड नहीं है, और वो शायद मतलब कंट्री से रिलेटेड लगा नहीं सकते हैं, पर एजुकेशन वीजा में कुछ रिस्ट्रिक्शन आई हैं। जो जॉब से रिलेटेड जो मार्केट है, लाइक आई थिंक एक बार आप यहाँ पे आ जाते तो ऑस्ट्रेलिया में स्किल की बहुत शॉर्टेज है। तो अगर आप स्किल्ड एम्प्लॉय हो, तो आपकी डिमांड है। और इधर एम्प्लॉयमेंट साइकिल भी चेंज होती रहती है, देखिए अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन आज का जो एनवायरनमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत स्ट्रांग हो रही है यहाँ पे। इनफैक्ट जो लास्ट मंथ, लाइक 2-3 मंथ से डाटा आया था, उसमें यही इंडिकेटर थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंक्रीज नहीं हो रहा है, और उनके शायद लाइक टारगेट लेवल से नीचे है। तो अभी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट में, खासकर इंडियन से रिलेटेड। आई थिंक ऐसे मतलब जनरली आप देखोगे तो नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब्स में, राजीव जी, कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको चीज आती है और आपको वो एक्सप्लेन करनी भी आती है। तो नहीं, आप एक छोटा सा सवाल, नहीं विनीत जी, मैं इसके साथ ही एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ, चाइना का कितना इंटरफियरेंस है आपके बिजनेस में? चाइना का बहुत कितना ज्यादा कितना मतलब कल को अगर जिस तरह के संबंध वेस्टर्न दुनिया के चाइना के साथ होते जा रहे हैं, किसी भी तनाव की स्थिति में कितना प्रभाव पड़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर? क्योंकि मैंने सुना है कि 80-85% आपका एक्सपोर्ट तो चाइना को ही है सिर्फ। हाँ, तो मेरे को स्टैट्स नहीं पता होंगे कितना परसेंटेज, बट विजय जी, चाइना से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। और क्योंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है, लाइक ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री, मतलब हम अपने आप को कभी कभार वेस्टर्न कंट्री भी बोलते हैं, ऑल्दो वी आर नॉट इन द वेस्ट, बट हमारी प्रॉक्सिमिटी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है स्पेसिफिकली, उसके रिलेटिवली चाइना से बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है। और जो इकोनॉमिक रिलेशंस, बिजनेस रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी इंटरट्वाइंड है। अभी लास्ट गवर्नमेंट जब थी, आई थिंक लाइक 2-3 years ago, चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ रहा था, बट दैट वाज गुड फॉर इंडिया। आई थिंक पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया मोर पॉजिटिवली, which has continued since। तो जो अभी नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने दे ट्राइड टू मेंड द रिलेशंस विद चाइना, जो कि इम्प्रूव हुए हैं वापस से। But I think people over here realize कि we shouldn't be dependent or too dependent on one country. So now they have started to diversify a little bit more. और इम्पैक्ट होएगा तो आई थिंक लाइक जो ब्रॉड इकोनॉमी है ऑस्ट्रेलिया की, विच इज करंटली बेस्ड ऑन माइनिंग। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि चाइना में डायरेक्टली कोल नहीं जा रहा था, अगर मैं कोल की स्पेसिफिकली बात करूं,
बट वो फिर वहां से घूम के आई थिंक लाइक ग्लोबली इट बिकम्स ऑल सेम, क्योंकि उतनी प्रोडक्शन है और उतनी डिमांड है। तो अगर डायरेक्ट चाइना को नहीं जा रहा था तो वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, और जो बाकी का कोल था वो चाइना जाने लग गया। तो जी इवेंचुअली आई थिंक यू फाइंड अ होम, बट देयर विल बी एन इम्पैक्ट। ओके ऐना जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि आपने ऑस्ट्रेलियन हस्बैंड से शादी करी। आप ये बताइए कि अभी ये कल्चर इंटर कंट्री जो मैरिज है और वो कितना इंडियंस के बीच में बढ़ रहा है, और इंडिया में आपकी जो फैमिली है उन्होंने इस बात को कितना एक्सेप्ट किया या इसको रिसिस्ट किया, या अब ये धीरे धीरे इंडियन पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इंडियंस जो बच्चे हैं वहां पर क्या वो भी अब ज्यादा संख्या में ऑस्ट्रेलियंस या दूसरे कंट्री के लोगों से शादी कर रहे हैं? आज तक मैंने सिर्फ एक कपल को देखा है, वो भी ऑस्ट्रेलियन लेडी और उसका हस्बैंड था इंडियन। और मेरा जो हस्बैंड है ऑस्ट्रेलियन। देखिए, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर जितना साल हम रहे, यहाँ तो मेरा तो उम्र भी हो चुका है, लेकिन हम तो हमेशा यही बोलेगा कि मेरा इंडियन जो संस्कार मेरे अंदर जो मैंने सीखा है इंडिया में, वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, चलो कभी नहीं। बिकॉज वो तो हम लोग का अंदर जो वो गिफ्ट है, दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया, दैट्स व्हाट आई थिंक। जी ठीक है। तो विनीत, विनीत जी, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता था आपसे। किस तरह का हेल्थ को लेके और एजुकेशन को लेके पर्टिकुलरली बच्चों को आप स्कूल भेजते होगे वहाँ, वो उसका कैसा रहती है स्थिति, क्या है वहाँ? हेल्थ का मायना है कि मान लो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है किसी काम के लिए, किस तरह की फैसिलिटीज हैं आपके? नहीं, फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, जो हेल्थ केयर की हैं। कितनी महंगी है पैसा? यहाँ पे एक मेडिकेयर सिस्टम है, जिसमें मतलब अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो और सिटीजन हो तो आपको मेडिकेयर कार्ड मिल जाता है, और उसके बेसिस पे अगर आप जीपी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओगे तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। कुछ पेड जीपी भी होते हैं, बट यू कैन चूज नॉट टू गो टू देम। आप जो कॉस्ट नहीं करते जा सकते हैं। और अगर उनके रेफरल से आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो स्पेशलिस्ट की फीस होती है, बट अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है जो पब्लिक सिस्टम में आप जाओगे तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें थोड़ा वेट टाइम बढ़ जाता है आपका, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या अर्जेंसी है आपके ट्रीटमेंट की। मेडिकेयर जो है वो आपके हर सिटीजन के पास है या एक पर्टिकुलर एज के बाद शुरू होता है? नहीं, हर सिटीजन के पास है, जो एकदम मतलब बेबी से स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक, ठीक। इट्स लाइक चलिए मैंडेटरी। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं समय एना की जी आप? एना जी नहीं, मैं बोले थे कि मेडिकेयर कार्ड मैंडेटरी होता है। एज सुन एज मनी यू बिकम अ पीआर, यू गेट अ मेडिकेयर कार्ड। दैट्स राइट। ओके ओके, ठीक है, सो ठीक है, द थैंक हेल्थ यू। सिस्टम इज इमैक्युलेट। वाह, वेरी गुड, ये अच्छी बात बताई आपने। बड़ा अच्छा। और अब हम समय की कमी की वजह से हमारे कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।